हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो से हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसमें आपका पेपर वन रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने काफी बार नोटिफिकेशन निकाला है कि उनके यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही रिलीज होने वाले हैं। तो जल्दी आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत से स्टूडेंट्स का हमें कमेंट आ रहा था कि मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो लेकर आई है, हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपके लिए कंप्लीट कोर्स और डेली सेशंस लेकर आए हैं आपके लिए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोर्स हमारा परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपके साथ शो हो रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। और आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बारी बता दूं कि पेपर वन जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और हर एक फैकल्टीज वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग सिलेबस फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स में हमारे थ्योरी, एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप वही इंटरनेट से अगर देखते हो तो काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है और आपको पता नहीं होता कि प्रॉपरली किस सीक्वेंस में आपको, किस टॉपिक वाइज में आपको स्टडी करना है। तो सारी चीजें हम हमारे कोर्स में यहाँ पर आपको बता रखी है विद द मिनिमम प्राइस एंड 100% पासिंग गारंटी। यानी हमारे ही कोर्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत कम डेज है, तो इन कम डेज में हमारे कोर्स के थ्रू आपको हम अच्छे से अच्छा गाइड करते हैं, अच्छे से अच्छे आपको सारे गाइड करने की या फिर सारे इंस्ट्रक्शंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे कोर्स में। तो जल्द से जल्द आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। डैश एक परिकल्पना का स्रोत नहीं है। डैश इज नॉट अ सोर्स ऑफ अ हाइपोथेसिस। सो इस प्रश्न में हमें पता करना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी मदद से हम हाइपोथेसिस का स्रोत नहीं कर सकते हैं। यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस को ले डाउन नहीं कर सकते हो, ना ही हाइपोथेसिस का बना सकते हो। अब इस प्रश्न में के एक वर्ड आ रहा है, एक टर्म आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। ये होती क्या है, आपको पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। सो परिकल्पना, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। ओके, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। अब टेंटेटिव स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, उसे हम कहते हैं टेंटेटिव। ओके, मतलब टेम्पररी, आप कुछ समय के लिए मान लेते हो ऐसा करने से हो सकता है आगे चलकर ऐसा हो जाए। यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो। आप आपकी रिसर्च में कुछ चीजों पर भविष्यवाणी करते हो और उसी भविष्यवाणी को आप आपके शोध में आगे चलकर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की शोध के थ्रू आप उस भविष्यवाणी को आपके उसका परीक्षण करते हो। यानी आप आपकी परिकल्पना का बेसिकली उसका परीक्षण करते हैं, आपकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं आपके रिसर्च में। सो इसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस ये होती है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक टेम्पररी स्टेटमेंट, कुछ समय के लिए आप मान लेते हो, आपकी जो भविष्यवाणी आप करते हो उसी का आप आपकी शोध में परीक्षण करते हो, उसे क्या हम कहते हैं, परिकल्पना और हाइपोथेसिस। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी हेल्प से आप परिकल्पना का स्रोत नहीं कर सकते हो, यानी हाइपोथेसिस ले डाउन नहीं कर सकते। सो वन बाय वन हम सारे विकल्प देख लेंगे, सारे ऑप्शंस देख लेंगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है, इंट्यूशन यानी सहज बोध। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाना विदाउट एनी प्रूफ।
किसी चीज का आपके पास प्रूफ नहीं है लेकिन आपको वो सारी चीजें समझ में आ जा रही है, उसे हम कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन जिसे हम सिक्स सेंस भी कहते हैं। ओके, इंट्यूशन क्या होता है कि आपको किसी फेनोमेना के, किसी टॉपिक के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बहुत जल्दी से, लेकिन आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, विदाउट एनी प्रूफ आप उसे अंडरस्टैंड कर पाते हो, उसी को हम कहते हैं इंट्यूशन, यानी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो यस, हाइपोथेसिस भी वही तो करती है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसी के बेसिस पर आप एक स्टेटमेंट देते हो और उसी स्टेटमेंट को आप प्रूफ करते हो। आपको हाइपोथेसिस ऐसी चीजों पर करनी चाहिए जो कि पहले से आपको प्रूफ नहीं हो। जो चीज प्रूफ नहीं होती उसी को तो हम टेस्ट करेंगे हमारे रिसर्च में। ओके, सो इंट्यूशन के हेल्प से, इंट्यूशन ये एक सोर्स है जिसके हेल्प से आप आपकी हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी नॉलेज, जिसे हम कहते हैं ज्ञान। अब नॉलेज क्या होता है? अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज के एक्सपर्ट्स हैं, आप कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, सो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होती है कि हार्ट के बारे में, हार्ट डिसीज कैसे होती है, चेस्ट में पेन होने की वजह से, ब्लड लेवल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से हो सकता है हार्ट डिसीज हो रही हो। सो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। सो आपको जो भी ज्ञान होता है, आपको जो भी नॉलेज होता है, आपको एक पर्टिकुलर फेनोमेना के बारे में आपको जो भी आपको समझ होती है, उसके बारे में आपको नॉलेज होती है बहुत सारी चीजों के बारे में, तभी आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो। सो नॉलेज एक ऐसा सोर्स है, यानी ज्ञान एक ऐसा स्रोत है जिसकी हेल्प से आप परिकल्पना को ले डाउन कर सकते हो और परिकल्पना का आप स्रोत कर सकते हो। तो यहाँ पर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपोथेसिस को ले डाउन करने में। देन हम डायरेक्टली ऑप्शन डी देखेंगे, थ्योरी। थ्योरी यानी सिद्धांत। अब थ्योरी क्या होती है? याद रखिएगा, जब भी थ्योरी वर्ड आता है उसका मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कि कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है, वो थ्योरी ऑलरेडी प्रूव्ड होती है। ओके, तो थ्योरी जो होती है आप उसका यूज कर सकते हो। ओके, जैसे मान लीजिए किसी रिसर्चर ने, पुराने रिसर्चर ने किसी चीज पर थ्योरी डेवलप कर दी। ओके, वो थ्योरी का आप यूज करोगे आगे फर्दर रिसर्च करने के लिए, उस थ्योरी का आप यूज करोगे हाइपोथेसिस ले डाउन करने के लिए। मान लीजिए आगे और कुछ टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो, कोई दूसरा टॉपिक है उस पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसी थ्योरी का, जो पुराने रिसर्चर ने थ्योरी डेवलप करी, उसी थ्योरी का यूज कर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे। तो यहाँ पर थ्योरी भी एक ऐसा सोर्स है, सिद्धांत भी एक ऐसा स्रोत है जिसके हेल्प से, एक ऐसा सोर्स है जिसकी हेल्प से आप परिकल्पना को ले डाउन कर सकते हो, हाइपोथेसिस को बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सी दिया गया है, ऊर्जा यानी एनर्जी, आप में जितनी एनर्जी होंगी उतनी अच्छी आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो, ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं? एनर्जी ये कोई टर्म नहीं होता, ये एक कोई सोर्स नहीं होगा जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस ले डाउन करेगा। तो यहाँ पर आपका एनर्जी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, लेकिन इंट्यूशन, नॉलेज और थ्योरी यानी सहज बोध, ज्ञान और सिद्धांत, ये तीनों भी एक ऐसे सोर्स है जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जिसकी हेल्प से आप हाइपोथेसिस को ले डाउन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि कोई अध्ययन विश्वसनीय है तो इसका अर्थ क्या है? इफ अ स्टडी इज रिलायबल दिस मीन्स दैट। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर कोई अध्ययन है वो विश्वसनीय है, यानी कोई स्टडी है, अगर कोई स्टडी है, ये रिलायबल स्टडी है, तो उसका अर्थ क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, उसका डेफिनेशन क्या होगी, उसकी परिभाषा क्या होगी, ये पता लगाना है हमें इस प्रश्न में। सो रिलायबल ये है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। रिलायबल आपके रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो रिलायबल, रिलायबल ये कैरेक्टरिस्टिक होती है रिसर्च की। सो याद रखिएगा, जैसे कि आपको एग्जाम में रिलायबल पूछा गया है, तो आपको हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम आपका जो एग्जाम आने वाला है, आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, आपको वैलिड पर आए क्वेश्चन। ओके, अब तो आपको रिलायबल पूछा गया था, अब वैलिड भी आ सकता है। सो देखिए, जैसे कि रिलायबल क्या होता है, पहले तो हम ये देखेंगे, फिर वन बाय वन हम सारे विकल्पों को देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब रिलायबल क्या होता है? रिलायबल यानी जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, आप कोई प्रयोग परफॉर्म कर रहे हो और बार बार चीजों को परफॉर्म करने के बाद आपका सेम मेजरमेंट मिल रहा है, आपको सेम आप मेजर कर पा रहे हो, सेम ही आ रहा है आपका रिजल्ट, तो उसे हम कहते हैं रिलायबल। अब किस तरीके से, ये एक हम उदाहरण के थ्रू देखेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम
देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी ने अपना वेट चेक करा वेइंग मशीन पर, ओके, वेइंग मशीन पर आप 3 बार मैंने वेट चेक करा। सो हर 3 बार यानी तीनों बार अगर मैं वेट चेक करी तो तीनों बार मेरा 40 केजीज आ रहा है, ओके, तीनों बार वेट करने पर मेरा आ रहा है 40 केजीज। यानी मैं हर बार अगर वेट करूं और मेरा हर बार वेट सेम ही आए, ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले केस में मेरा 40 आ रहा है, दूसरे में 50, देन तीसरे में 60, ओके, मतलब मैंने हर बार वेट करा और मैं 4 to 5 टाइम और मैं अगर वेट कर लूं अपना, तो हर वेट में हर 5 टाइम्स अगर मैं वेट कर लूं तो 5 टाइम्स मेरा 40 केजीज ही आ रहा है वेट। तो इस केस में मैं कहूंगी मेरी जो ये मशीन है, मेरी जो वेइंग मशीन है, ये रिलायबल है, क्योंकि ये मुझे हर बार सेम रिजल्ट दे रही है। हर बार मेजर करने पर, हर बार चीजों को मेजर करने पर मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है, मुझे स्टेबल रिजल्ट मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे रिलायबल। सो यही आपको विकल्प बी में भी दिया गया है। द मेजर्स डिवाइस फॉर कॉन्सेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन, यानी एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी डिवाइस है जो अगर आप मेजर कर रहे हो जिस चीजों को, और मेजर करने बाद डिफरेंट ओकेजन यानी क्या, हर अलग अलग वक्त पर, हर अलग अलग टाइम पर आपको क्या मिल रहा है, सेम ही रिजल्ट मिल रहे हैं, सेम ही मेजरमेंट्स मिल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिलायबल। तो आपका इस प्रश्न का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, अवधारणाओं के लिए तैयार किए गए उपाय अलग अलग अवसरों पर स्थिर होता है, यानी आप चीजों को मेजर कर रहे हो, आप माप रहे हो, और आपकी जो डिवाइस है वो आपको अलग अलग अवसरों पर सेम ही रिजल्ट बता रही है। सो ये होती है आपकी रिलायबल। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन बच गए हैं, उसे भी हम जल्दी से देख लेते हैं। ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर आपको दिया गया है, इट वॉज कंडक्टेड बाय रेप्यूटेड ऑफ रिसर्चर हु कैन बी ट्रस्टेड। सो रिलायबल स्टडी उसे नहीं कहेंगे कि कोई रेप्यूटेड रिसर्चर है, कोई बहुत ज्यादा जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत अच्छा रिसर्चर जो है, उन पर हम ट्रस्ट करें। सो वो स्टडी को हम नहीं कहेंगे रिलायबल। सो यहाँ पर आपको विकल्प ए जो दिया गया है ये गलत उत्तर दिया गया है। उस तरीके से विकल्प सी, द फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर सोशल सेटिंग, यानी आपने जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं, ओके, आपके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, आप दूसरे सोशल सेटिंग्स में भी उसको जनरलाइज करते हैं, यानी उसका दूसरे सोशल सेटिंग्स में भी उसका उपयोग कर सकते हो, उसको उस चीजों को आप उसका उपयोग कर सकते हो दूसरे अध्ययन में भी। सो ऐसा नहीं हो सकता है। रिलायबल का मतलब होता है हर बार मेजर करने पे चीजें सेम आए, मेजरमेंट आपको सेम ही मिले। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, द मेथड्स आर स्टेट इज क्लियरली इनफ फॉर दी रिसर्च टू बी रेप्लिकेटेड, यानी अनुसंधान को आप क्या कर रहे हो, दोबारा रिपीट करोगे, ओके, आप क्या कर रहे हो, उसको दोहरा रहे हो, आप फिर से उसको रिपीट कर रहे हो। सो रिपीट करने में, यानी मान लीजिए किसी रिसर्चर ने पहले से ही इंफॉर्मेशन आपकी पहले से ही रिसर्च कर रखी है, तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी, तो उसके बेसिस पर आप क्या करते हो, उस रिसर्च को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो, उस रिसर्च को फिर से परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। आप देखते हो कि ये नए क्या मिल सकते हैं इससे रिजल्ट, और क्या आ सकते हैं रिजल्ट। सो ये आपकी रेप्लिकेशन हो सकता है, आपकी रेप्लिकेशन की डेफिनेशन होती है, जो कि आपकी ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन ये रिलायबल की डेफिनेशन नहीं होगी। सो यहाँ पर आपका विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी आप ऐसे डिवाइस जिस पर आप कोई चीजों को माप रहे हो, मेजर कर रहे हो, और अलग अलग अवसरों पर आपको सेम ही रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिलायबल। अगला प्रश्न, एक शोध डिजाइन क्या है, व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शोध की डिजाइन जो होती है, यानी रिसर्च डिजाइन जो होती है, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन, उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ, उसकी डेफिनेशन हमें किस विकल्प में दी गया है, हमें ये पता लगाना है। सो रिसर्च डिजाइन याद रखिएगा, आपकी जो रिसर्च प्रोसेस होता है उसका सेकेंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप तो आपका रिसर्च प्रॉब्लम होता है, एंड सेकेंड स्टेप आपका रिसर्च डिजाइन होता है। अब रिसर्च डिजाइन क्या होता है, रिसर्च डिजाइन में आप क्या करते हो, शोधकर्ता क्या करते हैं, जो रिसर्चर है वो क्या करते हैं रिसर्च डिजाइन में, आपको ये पता होना चाहिए। सो रिसर्च डिजाइन याद रखिएगा, जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ ब्लूप्रिंट। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, रिसर्च डिजाइन को ही ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ओके, रिसर्च डिजाइन का ही दूसरा नाम होता है ब्लूप्रिंट। अब रिसर्च डिजाइन जैसे डिजाइन है, यानी किसी चीज की आप कुछ
आप सोचोगे उसके बारे में कि आप किस तरीके से उसको आप परफॉर्म करने वाले हो। सो रिसर्च डिजाइन, रिसर्च को आप किस तरीके से आगे चलकर परफॉर्म करने वाले हो, कौन कौन से स्टेप्स आप परफॉर्म करने वाले हो, कौन सी रिसर्च का, कौन सी शोध का उपयोग कर कर आप आपकी रिसर्च परफॉर्म करोगे, कौन सी आप किस तरीके से हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे, आप कैसे सैंपल्स बनाओगे, कैसे आप नमूनों को चुनोगे, आप कहाँ से चुनोगे, किस एरिया से चुनोगे, किस पर आप स्टडी परफॉर्म करने वाले हो, उसका सोसाइटी पर क्या बेनिफिट हो सकता है, उसका बेनिफिट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, आप डेटा किस तरीके से कलेक्ट करोगे आपके नमूनों से, आप कहाँ से डेटा कलेक्ट करने वाले हो, आप किस तरीके से डेटा को एनालाइज करने वाले हो, किस तरीके से आप आपके रिजल्ट बताने वाले हो, किस तरीके से आप आपकी रिसर्च करने वाले हो, ये सारे आप आपके रिसर्च डिजाइन में करते हैं। यानी रिसर्च डिजाइन में आप प्लानिंग करते हैं। ब्लूप्रिंट का भी मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग, आप जैसे किसी चीज को आप परफॉर्म करने वाले हो, उसके पहले आप क्या कर लेते हो, प्लानिंग कर लेते हो। आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो तो उसके पहले से प्लानिंग कर लेते हो कि इतने समय में मैं यहाँ पर रहूंगा, इतने समय में मैं यहाँ पर जाऊंगा। तो उसी तरीके से आप रिसर्च में भी करते हो, क्योंकि रिसर्च जो होता है आपका ये 1 और 2 मंथ्स का नहीं होता है। रिसर्च आपको 3 to 6 ईयर्स तक परफॉर्म करना होता है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, बहुत लंबा समय होता है। तो लंबे समय जो होता है उसके लिए जो रिसर्चर होते हैं वो प्लानिंग करते हैं, वो पहले से ही सोच लेते हैं कि किस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च यूज करने वाले हैं, कौन से प्रकार की शोध यूज करने वाले हैं, कैसे जो डेटा होता है उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, डेटा को किस तरीके से एकत्र करेंगे। ये सारी चीजें आप रिसर्चर अपने शोध डिजाइन में पहले से ही बता देते हैं। सो याद रखिएगा, रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन होती है अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। यानी हर एक स्टेज में आप किस तरीके से काम करने वाले हो उसका फ्रेमवर्क, उसका ढांचा बना लेते हो। ओके, यानी डेटा का संग्रहण और विश्लेषण के हर चरण के लिए एक रूपरेखा। ओके, आप पहले से एक बना लेते हो रूपरेखा कि आप किस तरीके से डेटा का विश्लेषण करोगे, हर एक स्टेज में, हर एक चरण में आप उसका किस तरीके से डेटा को एकत्र करोगे, किस तरीके से विश्लेषण करोगे उसका, ये सारा आप आपके रिसर्च डिजाइन में, शोध डिजाइन में बता देते। तो ये हो गई आपकी सही डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन आपके रिसर्च डिजाइन की यानी शोध डिजाइन की। अब जो बच गए हैं विकल्प उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। विकल्प ए, way of conducting research that is not grounded in theory, यानी अनुसंधान करने का एक तरीका जो संदर्भ पर आधारित नहीं होता है। यहाँ पर बता रहा है कि रिसर्च डिजाइन एक ऐसा वे होता है जिसमें आप रिसर्च कंडक्ट करते हो जो कि ग्राउंडेड थियोरी नहीं होता है। ग्राउंडेड इन थियोरी यानी क्या होता है, जैसे ग्राउंडेड थियोरी क्या होता है कि आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो, आपके पास डेटा कलेक्ट कर लेते हो आप पहले, देन उस डेटा को एनालाइज कर आप थ्योरी डेवलप करते हो, so उसे हम कहते हैं ग्राउंडेड इन थ्योरी। तो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन का ये मतलब नहीं होता है, रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है प्लानिंग करना। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है, अनुसंधान करने का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी, चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, यानी आप क्या कर रहे हो, आप चॉइस कर रहे हो, आप चुन रहे हो कि आप कौन सा मेथड उपयोग करोगे, आप कौन से मेथड का, आप कौन से तरीकों का उपयोग करोगे, क्या आप गुणात्मक तरीके का उपयोग करोगे या फिर मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करोगे आपके रिसर्च में। सो उसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं कि नहीं। सो यहाँ पर आपका विकल्प बी भी गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, द स्टाइल इन विच यू रिप्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, फॉर एग्जाम्पल अ ग्राफ, यानी वो शैली जिसमें आप अपने शोध के निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण के लिए एक ग्राफ। यानी यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे आपने रिसर्च परफॉर्म कर ली, उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलते हैं आप उसको एक वे में प्रेजेंट करते हो, या तो आप ग्राफ में प्रेजेंट करते हो या तो आप टेबल में प्रेजेंट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। ओके, सो आपके जो रिसर्च के जो भी आपके परीक्षण आ रहे हैं, जो भी आपके रिसर्च के आपके फाइंडिंग्स आ रहे हैं, जो भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हो, एक कोई भी एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, जैसे आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। सो इससे हम कहेंगे कि रिसर्च डिजाइन नहीं, रिसर्च डिजाइन तो एक फ्रेमवर्क को कहते हैं जिसमें आप एवरी स्टेज में जो डेटा कलेक्ट करने वाले हो, किस तरीके से डेटा को एकत्र करने वाले हो, किस तरीके से उसका विश्लेषण करने वाले हो, ये सारी चीजें आप आपके रिसर्च डिजाइन में बताते हो। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न, डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है। Data are represented in the form of notes, recordings and videotapes in
इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है तो वो कौन सी रिसर्च का, कौन सी अनुसंधान का एग्जाम्पल होगा। अब आपको याद रखना है आपके जो दो रिसर्च मेनली जो होती है, जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब गुणात्मक एंड मात्रात्मक। तो गुणात्मक अनुसंधान में आपके पास जो भी डेटा होगा वो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में होगा। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी, मतलब ऑप्शन बी आपको गिवन है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान, जैसे आपको नाम देखकर ही इसका अर्थ पता लग रहा होगा। मात्रात्मक जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, जो नंबर्स को दर्शाता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो भी डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो डेटा होगा वो नंबर्स के रूप में होगा, जैसे किसी की उम्र, किसी के हाइट, किसी की ऊंचाई, किसी का वजन। सो ये आपका मात्रात्मक अनुसंधान के एग्जाम्पल्स हो गए। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी आपको गिवन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। सो प्रायोगिक अनुसंधान ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें बेसिकली आपके पास जो डेटा होता है, इसमें भी आपके पास जो डेटा होगा वो नंबर के रूप में होता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और प्रायोगिक अनुसंधान में आप मेनली आप जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है उसको पता लगाते हो, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रायोगिक अनुसंधान में भी आपके पास जो डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपके पास ऐसा डेटा जो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, तो ये आपका गुणात्मक अनुसंधान में एग्जाम्पल होगा, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट विकल्प हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए। अगला प्रश्न, उचित सैंपलिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अप टू डेट, पूर्ण और वैन्य होने चाहिए? Which of the following should be up to date, complete and affordable for proper sampling? So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे सैम्पलिंग के लिए, जिसको हम हमारे सैंपल के लिए चुन लेते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको हम हमारे सैंपल के लिए चुन लेते हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल, अप टू डेट डिटेल जो होती है वो सारी डिटेल होनी चाहिए। सो वो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये सारी चीजें मौजूद होती है, सारी चीजें प्रेजेंट होती है। सो ये याद रखिएगा, वो होती है आपकी सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, पॉपुलेशन होती है आपकी, मान लीजिए ये आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को ले लेते हो जो कि आपका सैंपल बन जाती है। सो डायरेक्टली आप पॉपुलेशन में से आपके सैंपल्स को नहीं चुनते, आप क्या करते हो, पॉपुलेशन में से लोगों की लिस्ट बना लेते हो। अब जैसे पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, पूरी पॉपुलेशन पर तो हम रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते, तो आप क्या करते हो कि पॉपुलेशन लेते हो, पॉपुलेशन में जितने लोग हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ जो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स पर कैसा अफेक्ट होता है। सो स्मोकिंग करने से लंग पर कैसा अफेक्ट होता है ये स्टडी में परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे ये अध्ययन करना है। सो मुझे ऐसे लोगों को अपने सैम्पलिंग फ्रेम में लेना होगा, ऐसे लोगों का मुझे डिटेल, उनका नेम प्रॉपर, उनकी एज, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखना होगा एक प्रॉपर एक शीट पर। ओके, सो ऐसे लोग लेना होगा जिनकी जो स्मोकिंग करते हैं। ओके, जो स्मोकिंग नहीं करते उनको तो मैं अपने अध्ययन में नहीं लूंगी, जो स्मोकिंग करते हैं उन्हीं को लूंगी मैं अपनी पॉपुलेशन में से। एक लिस्ट बनाकर उन सारों का नाम लिखूंगी, उनकी डिटेल हो जाएगी, उनकी एज हो सकती है, कोई भी डिटेल जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, तो आप पूरी एक शीट में डिटेल लिख लेते हो, एक लिस्ट बना लेते हो आप, जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन में जो जो व्यक्ति पर आप रिसर्च करने वाले हो उनकी एक लिस्ट बना लेते हो। सो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। अब इस लिस्ट में क्या होता है, सारे लोगों का आप नाम, उनकी इंफॉर्मेशन, आपको जो जो चाहिए होता है आप प्रॉपर इस लिस्ट में उनकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हो। हर एक
सैंपल के हर एक पर्सन की आप सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हो। अब सैंपल आप यहाँ से चूज करते हो, आप रैंडमली यहाँ से जो भी टेक्निक आप यूज करोगे, जैसे आप स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग ले रहे हो, किसी भी तरह की किसी भी टाइप की सैंपलिंग के लिए आप क्या करते हो, इस लिस्ट में से अपने सैंपल चुन लेते हो, इस लिस्ट में से सारे व्यक्ति को चुन लेते हो और जो कि आपका सैंपल बन जाता है। सो इस तरीके से आप सैंपलिंग फ्रेम बनाते हो और यहाँ से आप प्रॉपर अपने सैंपल्स को यानी अपने नमूनों को चुन लेते हो जिस पर आपको रिसर्च परफॉर्म करनी है, जिस पर आपको शोध परफॉर्म करनी है। सो याद रखिए यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में, आपको वो भी देखना होगा। अप टू डेट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट और अफोर्डेबल जो होता है सैंपलिंग के लिए, तो वो होता है आपका सैंपलिंग फ्रेम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपलिंग फ्रेम पर एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बच गए ऑप्शन, उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक, जिसे हम कहते हैं नमूना तकनीक। अब नमूना तकनीक क्या होती है, जिसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, जैसे आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से आप आपके सैंपल्स को पर स्टडी करोगे, या फिर आप कोई भी सैम्पलिंग मेथड जिस पर आप रिसर्च परफॉर्म करने वाले हो, उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। तो बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड होते हैं आपके, स्ट्रैटिफाइड, कोटा, क्लस्टर, ये सारे आप परफॉर्म कर आप आपके सैंपल्स पर स्टडी करते हो। उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक और नमूना तकनीक। सो यहाँ पर नमूना तकनीक में आप प्रॉपर डिटेल नहीं बताते हो। ओके, देन रिस्पोंडेंस। रिस्पोंडेंस क्या होते हैं, ये आपके सैंपल से मिलने वाले आपको रिस्पॉन्स, जो लोग आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसे हम कहते हैं रिस्पोंडेंट, उत्तरदाता है। तो यहाँ पर उत्तरदाता है, तो ये हम नहीं कहेंगे कि कंप्लीट डिटेल होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, यानी डेटा कलेक्ट करने का, डेटा एकत्र करने का टूल, उपकरण। तो यहाँ पर आपको पता है डेटा कलेक्शन टूल क्या होते हैं आपके, जैसे क्वेश्चनर्स और आपके सारे जो है ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज। तो ये सारे होते हैं आपके डेटा कलेक्शन टूल्स, ना के जिसमें आपके पास सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो। यहाँ पर अभी आपका ऑप्शन डी यानी विकल्प डी गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सैम्पलिंग फ्रेम नमूना चयन ढांचा। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।